हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के एग्ज़ाम के लिए देखिए बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है और बीपीएससी हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछता ही पूछता है। ये टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितने भी प्रश्न भारत के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बीपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद इसी सेशन में हम लोग जो त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 में, उससे संबंधित भी सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर निश्चित रूप से पक्का हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए पहला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है। आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन सा नगर है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, 23 जनवरी 1897। ये डेट और सन दोनों आपको याद रखना है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था, कटक में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, कटक में हुआ था। उनकी माता का नाम भी याद रखेंगे, प्रभावती दत्त बोस था। प्रभावती दत्त बोस इनकी माता का नाम था और इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, ठीक है ना। और इनकी जो जयंती है 23 जनवरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर उनकी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन की हम बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो है भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस का भी एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया था। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास को, सीआर दास को राजनीतिक गुरु मानते थे। तो प्रश्न बनता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए 1921 में, 1921 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था फॉरवर्ड, ठीक है ना, फॉरवर्ड एक समाचार पत्र था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्लियर। ये 1921 में चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का भी कार्य इन्होंने संभाला था और बाद में अपना खुद का समाचार पत्र स्वराज इन्होंने शुरू किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 1938 में, इसको मिटा देता हूँ मैं, देखिए 1938 में जो है हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, आगे आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जैसे मैंने बताया है त्रिपुरी संकट, उसको इसी सेशन में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उनका जन्म जिस नगर में हुआ था वह है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस दल की इन्होंने स्थापना किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में और अगले ही वर्ष 1940 में,
ठीक है ना। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है 1940 में, याद रखेंगे 1940 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। अगले ही वर्ष 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया था? यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में। तो आपको इस तरह से तैयारी करना है कि प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए, प्रश्न ना छूटे आपके पेपर में। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1939 में, ठीक है, 1939 में। और दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी नारा इन्होंने ही दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फिर से देखिए ये प्रश्न किस तरह से लैंग्वेज बदल बदल करके पूछा जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो 1939 में 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी जो है किस देश में जोड़ा गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपने भी पढ़ा होगा कि सामान्यतः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है और उन्हें नेताजी की उपाधि जो है जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 67th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए उसी साल जो है 2 बार ये प्रश्न, मतलब 2 क्वेश्चन पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने रखा है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आईएनए मानसिक पुत्र था। तो देखिए फ्रेंड्स आईएनए की बात करते हैं, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जापानी मेजर वाइवाची फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। जापान के मेजर आइवाची फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया था और अंत में जो है कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत भी हो गए और 1942 में, आपको याद भी होगा 1942 में जो है मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आईएनए मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आइवाची फुजीवारा का, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 4। आंसर 1 और 4 दिया गया है और ये यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? अब देखिए स्थापना पूछ लिया गया है, तो अभी मैंने आपको बताया था किसने किया था इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना मोहन सिंह ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1942 में। देखिए आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? आज़ाद हिंद फौज का विचार, तो यदि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम विकल्प में नहीं हो तब आप मोहन सिंह पर टिक लगाइएगा। जैसे मैंने आपने बताया था कि यह विचार किसने सुझाया था, तो यह विचार सुझाया था ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा, ठीक है। यहाँ पर आंसर मोहन सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? अब यहाँ पर देख लीजिए स्थापना वर्ष पूछ लिया गया, तो स्थापना मैंने आपको अभी बताया ही थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसका स्थापना 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था, क्लियर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, तो 1942 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ये मोहन सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आज़ाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा की गई, तो देखिए फ्रेंड्स 1943 में, याद रखिएगा 1943 में जो है रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। और देखिए अक्टूबर 1943 को
अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। यही प्रश्न जो है यह अभी बीपीएससी और टीआरई 3.0 एग्जाम रद्द हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और यहाँ पर पूछा गया आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा किया गया था तो 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किया था। ये देखिए प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है, ठीक है। पहले वाला तो आपने देखा है बीपीएससी में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बीपीएससी में ये प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए तत्कालीन मलय में, ठीक है ना, तत्कालीन मलय में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तत्कालीन मलय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था उस समय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। बताइए किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी जून 1943 में टोक्यो पहुंचे थे और उसके तुरंत बाद जो है रास बिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया था और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। तो यहाँ पर देखिए रास बिहारी बोस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा हुआ था। आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा हुआ था, बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप शाहनवाज खान थे, कर्नल प्रेम कुमार सहगल भी थे और कर्नल शौकत अली मलिक भी थे। यहाँ पर देखिए मेजर करतार सिंह नहीं जुड़े हुए थे। मेजर करतार सिंह आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे, ठीक है ना। मेजर जनरल शाहनवाज हुसैन खान जो थे, शाहनवाज खान, ये आज़ाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड के सेनापति थे। प्रेम कुमार सहगल भी आईएनए के प्रमुख अधिकारी थे। कर्नल शौकत अली मलिक जो थे ये आईएनए के गुप्तचर सेवा के प्रमुख अधिकारी थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो आपके शौकत अली थे इन्हें सरदार जंग की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1944 में 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय जो है सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित किया था। तो सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। जुड़े हुए नहीं थे, देखिए नहीं थे जुड़े हुए, इस तरह से ये 2 तरह का प्रश्न बन गया अब तक। तो यहाँ पर देखिए बीसी दत्त राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार जो थी नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया था और इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज जो थे, शाहनवाज मैंने बताया था शाहनवाज खान, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसी दत्त जो हैं, बीसी दत्त ये नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है ना। बीसी दत्त इससे जुड़े नहीं थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था सिंगापुर उस समय मलय होता था, जैसे कि मलय कहलाता था। जैसे मैंने बताया था कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो तत्कालीन मलय में यानी कि सिंगापुर में। तो सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काट करके स्वतंत्रता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। तो ये सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये बिहार बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये शीलभद्र याजी थे, याद रखेंगे कौन थे, शीलभद्र याजी थे। ये बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से भी ये जुड़े रहे थे। शीलभद्र याजी जो थे ये अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रहे और INA के आंदोलन के साथ भी ये उनसे जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। बताइए, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल, यहाँ मैं लिखता हूँ जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए जितने भी भारतीय युद्धबंदी थे उनको भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया था और इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, स्थापना जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था और लक्ष्मी सहगल थी। ठीक है ना, लक्ष्मी सहगल, यहाँ मैं लिख देता हूँ लक्ष्मी सहगल। ठीक है ना, लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज का जो महिला ब्रिगेड था झांसी की रानी रेजिमेंट उसकी कमांडर थी। ठीक है ना, आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड भी थे जैसे कि सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो अभी मैंने बताया था रानी झांसी रेजिमेंट था, जो कि प्रश्न में पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर थी। ये भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? देश नायक कहा था, देश नायक कह करके संबोधित किया था। देश नायक किसने कहा था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को 1938 में जो है, आपको याद होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया और महात्मा गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो ये भी आप याद रखेंगे, देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, और देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो अभी मैंने बताया था जय हिंद का नारा जो है, जय हिंद दिल्ली चलो। ठीक है, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, और यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है जय हिंद। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर होगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? निकोबार द्वीप का नाम इन्होंने क्या दिया था, बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये BPSC का क्वेश्चन है और रिसेंटली ये पूछा गया है। आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ अपना ध्वज लहराया और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था। अंडमान द्वीप का नाम रखा था शहीद द्वीप। ठीक है ना, अंडमान द्वीप का नाम रखा था शहीद द्वीप और निकोबार का नाम क्या रखा था? निकोबार द्वीप का स्वराज द्वीप रखा था। तो प्रश्न में निकोबार द्वीप पूछा गया है, स्वराज द्वीप, और अगर अंडमान द्वीप पूछता तो शहीद द्वीप होता। ठीक है, चलिए देखिए, आज़ाद हिंद फौज दिवस, ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है? आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है यह 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से लेकर के 11 नवंबर, यहाँ मैं लिखता हूँ 5 से लेकर के 11 नवंबर के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और सप्ताह पूछेगा तो 5 से लेकर के 11 नवंबर के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। और आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था कब? तो 12 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से BPSC प्रश्न पूछता है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने 1945 में, आपको याद होगा, दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। और लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 अभियुक्त
प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज जी जो थे, शाहनवाज खान थे, मैंने नाम बताया था उनका, इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। और इसमें एक राशिद अली जी थे, राशिद अली जी को 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया था। और इनके बचाव के लिए जो बचाव पक्ष के जो वकील थे, उसमें कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज की बचाव समिति का गठन किया था। और उसमें भोला भाई देसाई जो थे, भोला भाई देसाई, ये नाम रखिएगा याद, क्योंकि ये प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है। भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो भोला भाई देसाई के नेतृत्व में। कौन कौन लोग थे, इनका भी नाम याद रखना आपको। कौन लोग थे? तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई थी। जो इनको जो है तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज जी को, और राशिद अली को 7 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, और पूरे देश में जो है आक्रोश फैल गया था, बहुत तेज प्रतिक्रियाएं हुई थी। और अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड बेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? देखिए, प्रश्न बन गया ना। तो मैंने जो 4 नाम आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा, गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज, राशिद अली, तो मोहन सिंह इसमें नहीं थे। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किया था? मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान ही बताया था, हालांकि ये बीपीएससी भी प्रश्न पूछ चुका है, आगे आपको हो सकता है मिल जाए। तो मैंने बताया था कि भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। भोला भाई देसाई के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था? वकालत पूछा गया है। ठीक है ना, तो वकालत जो किया था किसने किया था इसमें से बताइए? मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास भी नहीं थे, ठीक है ना, एम ए जीना भी नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू थे, अरुणा असफ अली थी, कैलाश नाथ काटजू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में। चलिए देखिए प्रश्न कितना बार ये पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था? तो देखिए, भोला भाई देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, और थी अरुणा असफ अली थी, तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है ना, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। क्लियर? कोई प्रश्न अगर इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो अब आपका मुझे उम्मीद है कि नहीं छूटेगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए के मुकदमे के वकील थे? बताइए। तो इसमें से सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे, सी राजगोपालाचारी भी नहीं थी। हाँ, अब बताइएगा, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन डी है और ऑप्शन ई है, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? तो क्योंकि अरुणा असफ अली थी, असफ अली और भोला भाई देसाई थे। ठीक है ना, तो ये दोनों नाम होगा, एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि सी और डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? देख सकते हैं ना, प्रश्न कितना बार पूछा गया है, खुद ही देख लीजिए। तो ये कौन थे फ्रेंड्स? भोला भाई देसाई थे इसमें। चलिए, बीपीएससी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्वयं बीपीएससी ने पूछा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। वर्ष भी मैंने बताया था, कब चलाया गया था? 1945 में। ठीक है, 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज, ठीक है, इनको फांसी दी गई थी और राशिद खान को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था, जो कि बाद में लॉर्ड बेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जो मृत्युदंड था उसको माफ़ कर दिया था। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1945 में। देखिए, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर? आगरा फोर्ट में, ग्वालियर फोर्ट में, दिल्ली के लाल किला में। तो लाल किला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे मुझे इसका, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में।
चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 1945 की प्रमुख घटना निम्नलिखित में से थी। बताइए 1945 की, तो बेबल योजना भी 1945 की ही घटना है, आपको याद होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम इसमें से, तो शिमला सम्मेलन जो है ये भी 1945 की ही घटना है। और नौसेना विद्रोह जो है ये आपका 1945 का नहीं है, नौसेना विद्रोह 1946 की घटना है। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा 1945 का है, ठीक है ना। तो ये तीनों 45 के हैं, 1945 के। तो अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। 1, 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 4, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही पहले ही प्रश्न में, राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? चित्तरंजन दास, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है आपका त्रिपुरी संकट 1939 वाला, उससे संबंधित प्रश्न को कवर करेंगे। देखिए कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ठीक है, और ये 1939 आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? 1938 में, 1938 के कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा है कहाँ पर? अगर आपसे पूछा जाए कि हरिपुरा कहाँ पर है, तो ये गुजरात में, ठीक है ना। हरिपुरा गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑब्वियसली आपको याद होगा, अभी मैंने बताया है, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए अब पूछ लिया गया राज्य, तो मैंने बताया था गुजरात में है। अच्छा, साथ ही साथ त्रिपुरी भी आप जान लीजिए, क्योंकि हरिपुरा तो आप गुजरात जान ही गए, त्रिपुरी किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? प्रश्न में आ ही गया, तो यहाँ पर देखिए जबलपुर गुजरात, याद रखिएगा। और देखिए ये त्रिपुरी में जो हुआ था ना, इसके बारे में जान लीजिए, 1939 में हुआ था। और इस अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा जो समर्थित गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उन्हीं को हरा करके ये कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, जैसे मैंने आपको बताया था 1939 में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर जबलपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? और ये प्रश्न अभी बीपीएससी हेड टीचर या हेड मास्टर में भी पूछा गया था कि कितने बार ये अध्यक्ष बने थे, तो 2 बार, ठीक है ना। तो ये तो आपका 1939 में त्रिपुरा होगा, त्रिपुरी होगा ना, क्योंकि दूसरी बार बने थे त्रिपुरी में, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिपुरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? बताइए। तो ये जो गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, इनको हराया था इन्होंने, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1939 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा करके बने थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हरा करके बने थे किसको? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। पट्टाभी सीतारामैया को यहाँ पर दिया गया है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो आपको याद रखना है 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ऐसा नहीं गलती से हरिपुरा लगाइए, ये याद रखिएगा आप,
ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। तो मैंने बताया था ना, उसके बाद कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था, बताइए। तो किस पर हो गया था, मैंने बताया था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये गठन पर केंद्रित था, आपका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। और जीबी पंत जो गोविंद बल्लभ पंत थे, उन्हीं के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करके सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वो गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इससे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा था। और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें। किंतु गांधी जी भी इसके लिए राजी नहीं हुए थे और अंततः क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने उस समय लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन और जर्मनी के जो बीच युद्ध था उसका लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य जो कांग्रेसी दिग्गज नेता थे उनको जो है इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता की जाए, ये एक अच्छा अवसर है और हमें आज़ादी मिल सकती है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए थे उनको मैंने कवर करा दिया फ्रेंड्स। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।